नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका में 80 लाख से अधिक लोगों ने युद्ध के विरोध में सड़कों पर उतरकर एक सवाल का जवाब दे दिया कि युद्ध के समय में ही युद्ध का विरोध होना चाहिए और सरकार का विरोध करना चाहिए। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया है, हम ईरान का तेल लेना चाहते हैं। ट्रंप के इन सब बयानों की एनालिसिस का मतलब है गन्ने को निचोड़ते जाना। उनके बयानों में कुछ बचा नहीं। बस आप यह देखिए कि 5वां हफ्ता शुरू हो चुका है। हर हफ्ते युद्ध को खत्म करने की उम्मीद पैदा की जाती है और हर हफ्ते युद्ध और भयंकर हो जाता है। इस्राइल ने अपने रक्षा बजट में अलग से 10 अरब डॉलर का प्रस्ताव किया है, जिसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि वह लंबे समय तक युद्ध की तैयारी कर रहा है। उधर यमन के हौथी ने ईरान की तरफ से लड़ने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब है कि होर्मुज के अलावा बाब अल मांदेब स्ट्रेट से भी तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। कच्चे तेल का भाव इन खबरों से 3% तक बढ़ गया, $115 प्रति बैरल। तेल के आयात पर निर्भर किसी भी देश के लिए यह अच्छी खबर नहीं। अमेरिका में भी पेट्रोल महंगा हुआ है। वहां हुए प्रदर्शनों को लेकर दुनिया हैरान है कि जो अमेरिका युद्ध कर रहा है, उसी अमेरिका में युद्ध के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन कैसे हो गया। भारत में एकजुटता के नाम पर इस सवाल का जवाब अलग तरह से खोजा गया है कि युद्ध के समय सवाल नहीं करना है, जो सरकार कहे वही छापना है, गोदी मीडिया के झूठ को सच मान लेना है, एकजुट रहने के नाम पर चुप हो जाना है। भारत में बाजार गिरता जा रहा है। डॉलर बेचने के कारण बैंकों की हालत खराब होती नजर आ रही है। पिछले 5 महीनों से विदेशी निवेशक जितना पैसा लगा नहीं रहे, उससे ज्यादा भारत से निकाल रहे हैं। इस युद्ध में भारत के भी 8 नागरिकों की मौत हो चुकी है। हम युद्ध की भी बात करेंगे, लेकिन पहले युद्ध के विरोध में उतरी पब्लिक की बात। अट्ठाईस मार्च को अमेरिका के 50 राज्यों के 3300 जगहों पर पूरे उत्साह के साथ लोगों ने ईरान पर हमले का विरोध किया। इमिग्रेंट के खिलाफ ट्रंप की ज्यादती के विरोध में नो किंग प्रोटेस्ट शुरू किया गया, लेकिन अब इसमें ईरान पर हमले का विरोध भी जुड़ गया है। यही कारण है कि इस बार के नो किंग प्रोटेस्ट में शामिल लोगों की संख्या जून के नो किंग प्रोटेस्ट से भी 60% से ज्यादा रही। दावा किया गया कि 80 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। आयोजकों का कहना है कि आधे प्रदर्शन उन इलाकों में हुए जिन्हें रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस प्रदर्शन में आए लोग मानते हैं कि ईरान पर हमला गलत है, उसे रोकना चाहिए और शांति की बहाली होनी चाहिए। प्रदर्शन करने वालों ने विरोधियों को कुचलने की ट्रंप की नीति, उनकी भाषा, उनके अहंकार को भी निशाने पर लिया। ट्रंप भी प्रेस को गाली देते हैं कि युद्ध का विरोध कर रहा है, अमेरिका की हार की खबरें लिख रहा है, टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी गई। लेकिन उसी अमेरिका में लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कितनी साहस की बात है। आपने नोट किया होगा कि बातचीत की पहल की बात अब पीछे जाने लगी है। ट्रंप की नई डेडलाइन 6 अप्रैल को खत्म होगी, लेकिन बहुत तत्परता नजर नहीं आ रही। किसी भी युद्ध में केवल बमों का ब्यौरा महत्वपूर्ण नहीं होता, यह भी होता है कि उस समय उस देश की जनता युद्ध को किस नजरिए से देख रही है और बोल रही है या नहीं। इस्राइल में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर युद्ध का विरोध किया है। यह इस्राइल के अखबार का पहला पन्ना है। 19 मार्च की हेडलाइन देखिए, लिखा है लोगों का मोराल डाउन है। अखबार कितना शातिर है। हेडलाइन में तस्वीर है इस्राइल में युद्ध के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ और लिखा है मोराल डाउन है, लेकिन पहले पन्ने पर मोराल को लेकर कुछ भी नहीं। ईरान के बारे में लिखा है कि उसके नेता युद्ध को खींचना नहीं चाहते, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जल्दी भी नहीं। दूसरे पेज पर नीचे जाकर मोराल का जिक्र आता है। लेखक लिखता है कि अभी मरने वालों का आंकड़ा बहुत बढ़ा नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। खामेनेई की हत्या का असर फीका हो गया। इस्राइल के इंटरसेप्टर खत्म होने लगे। सरकार के भीतर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। इस्राइल के लिए ऐसा युद्ध लड़ना आसान नहीं। हारिस के इस लेख के अनुसार लोग वाशिंगटन
और जेरूसलम दोनों ही जगहों पर बलि का बकरा खोज रहे हैं। नेतन्याहू के सहयोगी मोसाद के चीफ पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका आकलन कुछ ज्यादा आशावादी निकला कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत सावधानी से और ध्यान से खबरों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। भारत में लोग अमेरिका के विशालकाय प्रदर्शनों के लॉजिक को शायद ना समझ पाएं। युद्ध के समय एकजुटता के नाम पर लोग अपने आप चुप्पी ओढ़ लेते हैं और सरकार भी मौका देखकर थोप देती है। अगर आप इस पैमाने से प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि संकट के नाम पर एकजुटता का मतलब क्या है। यही कि संकट की बात नहीं करनी है, किसी की गलती का नतीजा हो सकता है, इस पर चुप रहना है, और धैर्य का मतलब है संकट को चुपचाप सहना है। मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है, और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए अमेरिका में युद्ध का जो विरोध हुआ उसे भारत में समझना वेक्टर कैलकुलस जितना टफ है। आपको पता होगा कि तरह तरह के बहाने लेकर भारत में चैनलों को बंद किया जा रहा है। ट्विटर अकाउंट से लेकर फेसबुक पेज बंद किए जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल बंद किया गया। कब किसका चैनल बंद हो जाएगा पता नहीं। अमेरिका की लाखों की संख्या में पब्लिक ने सड़कों पर उतरकर दिखा दिया कि लोकतंत्र बना रहता है जनता की भागीदारी से। जनता बोलना बंद कर देगी तो लोकतंत्र अपने आप खत्म हो जाएगा। अमेरिका में जिस तरह से बैनर पोस्टर लेकर लोग निकले, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि युद्ध के समय या संकट के समय भारत में कोई ऐसे बैनर निकलकर सड़कों पर आ जाए? अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आपने लोकतंत्र की कल्पनाओं से खुद को अलग कर लिया है। बिना कल्पना के कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता। इस प्रदर्शन में तितली का क्या काम? ये मोनार्क बटरफ्लाई है। पेड़ों पर आराम करते हुए ये तितलियों के गुच्छे हैं। अमेरिका की इस तितली का माइग्रेशन का रूट होता है, जिसे एक ही तितली की कई पीढ़ियां मिलकर माइग्रेशन का चक्र पूरा करती हैं। 5000 किलोमीटर का सफर होता है, जिसे कुछ दूरी तक नानी ने माइग्रेट किया, फिर कुछ दूरी तक उनकी बेटी ने, और फिर कुछ दूरी तक नातिन ने। सूरज को देखते देखते तितलियां अपना सफर पूरा करती हैं, लेकिन ट्रम्प की दीवार से तितलियों के रूट पर भी असर पड़ने लगा है। टेक्सास के दक्षिण में रियो ग्राउंड वैली है। यह इलाका मैक्सिको से सटा है। यहां पर आइस ने कई इमिग्रेंट को गिरफ्तार किया, तो विरोध में लोगों ने उन जगहों पर मोनार्क बटरफ्लाई का बैनर लगा दिया जहां से किसी को गिरफ्तार किया गया है। यह होती है कल्पना। बिना ऐसी कल्पनाओं के आप ना पब्लिक हो सकते हैं ना डेमोक्रेसी। तितलियों से याद आया, इस्राइल ने गजा में ऑलिव के लाखों पेड़ों पर बम गिराए। पेड़ों को खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑलिव के पेड़ों से फिलिस्तीन के लोगों की अर्थव्यवस्था जुड़ी थी, उनकी संस्कृति जुड़ी थी, उनकी यादें जुड़ी थी। इसलिए ऑलिव के पेड़ों को निशाना बनाया गया। हमारा वीडियो ध्यान से देखा कीजिए। बम और जहाजों से ज्यादा जरूरी हैं आप लोग हैं। 2-4 सनकी नेताओं का गिरोह मिलकर जियोपॉलिटिक्स की फिजूल की कहानी बनाते हैं, उसे स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी का मिक्सचर बनाकर परोसते हैं और उसकी आड़ में इंसानों पर बम गिराने को सही ठहराते हैं। मैं युद्ध के विरोध में आपको कविता नहीं सुना रहा, बस बता रहा हूं कि पब्लिक की जेब कैसे काटी जाती है। इस युद्ध के कवरेज के कई मोर्चे हैं। एक बड़ा मोर्चा है इकोनॉमी। अखबार से लेकर वेबसाइट, ब्लूमबर्ग से लेकर इकोनॉमिस्ट, हर जगह विश्लेषण छप रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा है। 2-3 साल तक दुनिया चौपट हाल में रहेगी। अमेरिका की सरकार और वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों का अनुमान है कि तेल के दाम खराब परिस्थितियों में $200 तक जा सकते हैं। ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिस्ट में भी युद्ध की अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट है। लिखा है ईरान से लेकर इस्राइल तक की अर्थव्यवस्था
लंबा युद्ध नहीं झेल पाएगी। दुनिया भर के निवेशकों को भारी घाटा हो रहा है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के कारण अमेरिका में हर महीने 10,000 नौकरियों का नुकसान हो रहा है। अच्छी बात है कि अमेरिका के लोग इन खतरों को तेजी से समझ रहे हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक भी युद्ध का विरोध कर रहे हैं और उनके सांसद भी सवाल उठा रहे हैं। पत्रकार, लेखक, रिटायर्ड सैनिक अधिकारी, बड़े बड़े फिल्म स्टार, आम लोग साथ साथ सड़कों पर उतरकर युद्ध का विरोध कर रहे हैं। Let us be honest. The American people were lied to about the war in Vietnam. We were lied to about the war in Iraq. And we are being lied to today about the war in Iran. अमेरिका की जनता का बड़ा हिस्सा मानता है कि ईरान पर हमला करने के लिए झूठ बोला जा रहा है। वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका की जनता को महीनों बाद पता चला कि सरकार झूठ बोल रही है। मीडिया ने खबरें छिपाई और झूठ कहा कि वियतनाम में अमेरिका जीत रहा है। लेकिन जैसे ही वॉल्टर क्रॉन्काइट, ग्लोरिया एमर्सन, डेविड हेल्बरस्टैम, फ्रांसिस फिट्जजेरल्ड और सिमोर हर्ष जैसे पत्रकारों ने इस झूठ का भांडा फोड़ दिया, अमेरिका की जनता सड़कों पर आ गई। नेटफ्लिक्स पर सिमोर हर्ष पर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई है, कवर अप, आप जरूर देखिएगा। इन पत्रकारों की सच्ची खबरों के कारण उस समय के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को राष्ट्रपति के चुनाव से भागना पड़ गया। वियतनाम युद्ध के समय एक अमेरिकी सीनेटर का बयान बहुत मशहूर हुआ, आई एम टायर्ड ऑफ ओल्ड मैन ड्रीमिंग अप वॉर्स फॉर यंग मैन टू फाइट। फिर से उसी अमेरिका में 80 साल के ट्रंप एक नहीं कई युद्धों के सपने देख रहे हैं और अमेरिकी सैनिकों को मोर्चे पर भेजना चाहते हैं। बोलना पड़ता है, अगर गलत है तो उसी समय गलत कहना पड़ता है। पोप लियो 14 ने कहा कि जो लोग युद्ध शुरू करते हैं यीशु उनकी दुआ नहीं सुनते, उनके हाथ खून से सने होते हैं। भले पोप की कोई ना सुन रहा हो मगर वो युद्ध के विरोध में लगातार बोल रहे हैं, जबकि हैं अमेरिका के। उनका असर भले ना होता हो, लेकिन अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ को पेंटागन में प्रार्थना सभा का संचालन क्यों करना पड़ा? कुछ तो असर हुआ होगा। प्रार्थना में हेग्सेथ कह रहे हैं कि जिन पर कोई दया नहीं रखनी चाहिए उनके खिलाफ भीषण हिंसा हो सकता है हेग्सेथ पोप को सुना रहे हों, मगर याद रखने की जरूरत है कई दिनों से पेंटागन ने प्रेस ब्रीफिंग नहीं की है। इसी पेंटागन पर वियतनाम युद्ध में भी सच्चाई छिपाने के आरोप लगे, सही भी साबित हुए। वियतनाम युद्ध के विरोध में उतरी जनता को भी उस समय देशद्रोही कहा गया। बाद में वो जनता ज्यादा देशभक्त साबित हुई। बात है कि इस आंदोलन की भी आलोचना की जा सकती है, नो किंग प्रोटेस्ट की, कि उसमें कौन लोग हैं, उनकी क्या विचारधारा है। लेकिन क्या यह बड़ी बात नहीं कि लोग युद्ध और ट्रंप का विरोध करने सड़कों पर निकले हैं और 80 लाख। Energy. We don't want to cause conflict. We don't want to, sometimes I could meet energy with energy, but today the goal is... व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने इसे लेकर जो कहा, अब उसे भी नोट कर लीजिए। कहा कि 28 मार्च का प्रदर्शन ट्रंप डिरेंजमेंट थेरेपी सेशंस के समान था। मतलब इन प्रदर्शनों से राष्ट्रपति का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप सड़क पर उतरकर अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। प्रवक्ता का कहना है कि जिन लोगों को ट्रंप में भूत दिखाई देता है, जो ट्रंप से ऑब्सेस्ड हैं, हर समय उनके विरोध में रहते हैं, उन लोगों के लिए नो किंग्स का प्रदर्शन थेरेपी सेशन है और कुछ नहीं। प्रदर्शन करने वाले को ही बीमार बताया जा रहा है, जबकि उसमें ट्रंप को वोट देने वाले भी शामिल हैं। एक बार पावर मिल जाए तो अपने वोटर और समर्थक को भी दुत्कार दिया जाता है और यह दुनिया भर में होता है। दुनिया भर में पावर का पूरा ढांचा बदल गया। चुनाव के बाद पब्लिक की औकात बची नहीं, संस्थाएं भी पब्लिक का साथ नहीं देती, वोट के लिए जेब में 10,000 रुपए डाल देती हैं। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका में पब्लिक है, सड़कों पर उतरकर नारे लगा रही है। नो किंग्स प्रोटेस्ट के आयोजक ने CNN से कहा कि हम ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां आम अमेरिकी एक अमेरिकी होने के अपने अधिकार को एक सुरक्षित जगह में अभ्यास कर सके। अभ्यास। युद्ध के 1 महीने के भीतर अमेरिका ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट करके दिखा दिया कि जिस देश के राष्ट्रपति
एक ही भाषण में ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, ईरान और क्यूबा को कब्जाने की बात करते हैं, उसी देश की जनता इसी तरह की नीतियों को बकवास मानती है, खूंखार मानती है, मानवाधिकार विरोधी मानती है और साथ साथ विरोध भी करती है। And Cuba's next, by the way, but pretend I didn't say that, please. Pretend I didn't say that. Please, media, please disregard that statement. Thank you very much. Cuba's next. जब कभी युद्ध से जुड़ी बड़ी घटना हो, इस बात पर भी नजर रखिए कि उन देशों की जनता को कैसे टारगेट किया जा रहा है और उनकी जनता सरकारों को लेकर, युद्ध को लेकर क्या बोल रही है। आपको लगेगा ट्रंप को पब्लिक से फर्क नहीं पड़ता है। यह बात किसी भी देश की पब्लिक के लिए खतरनाक है। जब पब्लिक जागती है, सड़क पर उतरती है, तो उससे सरकारों को फर्क पड़ता है। तभी तो ट्रंप को बंकर बनवाने पड़ रहे हैं, ऐसा बंकर जिस पर ड्रोन से हमला ना हो पाए, जिसके शीशे बुलेट प्रूफ के बताए जा रहे हैं। यह बंकर उस बॉल रूम के नीचे बनाया गया है जिससे ट्रंप $300 मिलियन की लागत से बनवा रहे हैं, ताकि नाच गाना वहां हो सके। एयरफोर्स वन में इतना बड़ा फोटो लेकर आने की क्या जरूरत थी? अप्लाई और भेजा, इसलिए कि इसी तरह की फालतू हरकतों से ट्रंप कंटेंट की सप्लाई करते हैं, ताकि बम से मारे गए किसी की तस्वीर ना छपे और उनकी ऐसी हरकतों को देख पब्लिक हा हा एंड ही करे। इस बॉल रूम को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक डिजाइनर, एक अर्बन प्लानर और एक आर्किटेक्ट ने इसके निर्माण की आलोचना की। लिखा कि इसमें नकली खिड़कियां लगाई गई हैं, खंबे व्यू को खराब करते हैं, ऐसी सीढ़ियां हैं जो कहीं नहीं जाती, जरूरत से ज्यादा बड़ी छत है। अब इस रिपोर्ट पर ट्रंप की प्रेस सचिव नाराज हो गई, कह रही हैं अर्बन प्लानर और डिजाइनर क्या हमको बताएंगे बॉलरूम कैसे बनाना है? इस प्रसंग से आपको दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की याद तो नहीं आ गई? जल्दी भूल जाइए, ट्रंप अपना इंतजाम तो कर ले रहे हैं, लेकिन आपका क्या होगा जनाबे आला? And the ballroom essentially becomes a shed for what's being built under the military, including from drones and including from any other thing. The glass on the windows, you see the big windows, the glass is extremely thick. It's high-grade bulletproof glass, so all of the windows are bulletproof. I think the Times wrote, gee, some of the windows are fake. We have no fake windows. यह सब ड्रामा कब हो रहा है? जब भारत में भी लोगों को बताया जा रहा है संकट आ रहा है, धैर्य के साथ मुकाबला करना है। जिस देश में आम लोग थ्रिल पैदा करने के लिए कैंसर फैलाने वाला गुटखा खाते रहते हैं, वहां बहुत से लोगों में यह थ्रिल आ सकता है कि संकट आने वाला है, फिर से एकजुट रहना है, बालकनी में जाकर थाली बजानी। हमने अभी तक जितना भी बताया उन सभी का संबंध युद्ध से ही है, आपकी जिंदगी से है। इस्राइल और अमेरिका ने ईरान को भीतर से कितना खोखला कर दिया, इसका सही अंदाजा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से ईरान जवाब दे रहा है उससे दो ही बातें लगती हैं कि उसके पास अभी लड़ने के लिए बहुत मिसाइलें हैं, या वह आखिरी लड़ाई की तरह जो भी है, जितना भी है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन उसकी रेंज में आ गया तो हम आयरिस डेना के शहीदों के खून का बदला लेंगे, उस पर मिसाइलों से हमला कर देंगे। दूसरा, युद्धपोत जेराल्ड फोर्ड क्रोएशिया लौट गया है, जहां उसकी मरम्मत हो रही है। इसकी लॉन्ड्री में आग लगने की खबर उड़ी, मगर साफ होने लगा कि ईरान के हमले से यह क्षतिग्रस्त हुआ लगता है। अमेरिका अपने हथियारों को लेकर बहुत संवेदनशील है, उनके गिरने पर साफ साफ स्वीकार नहीं करता, फ्रेंडली फाइट फ्रेंडली फायर की बात करता है। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सलमान एयरफोर्स बेस पर अमेरिका के E-3 अवाक्स को बर्बाद कर दिया। इस विमान को फ्लाइंग रेडार कहा जाता है, जिसकी कीमत $300 मिलियन बताई जाती है। इसके जरिए किसी भी तरफ से आ रहे विमान को बहुत पहले से डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसे दाग दिया जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका ने खाड़ी में ऐसे 6 विमानों की तैनाती की। इंटरनेट पर चल रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इसकी पूंछ का हिस्सा विमान से अलग हो गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई, खंडन ही किया गया। तब भी कई न्यूज संस्थानों ने इसे लेकर खबरें छापी हैं। हथियारों के जानकार बता रहे हैं कि यह हमला वाकई हुआ है और अमेरिका के लिए बड़ी क्षति है। प्रिंस सलमान बेस पर हुए हमले में 10 सैनिक भी घायल हुए, जिनमें 2 गंभीर बताए जा रहे। इस हमले में
विमानों में तेल भरने वाले 5 विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट में इस तरह के विश्लेषण छप रहे हैं कि अभी तक अमेरिका को $3 अरब के विमानों का नुकसान हो चुका है, जबकि इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है ईरान युद्ध के चलते पहले के मुकाबले रोजाना तेल की बिक्री से दुगनी कमाई कर रहा है। ईरान से तेल पर प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा है तो ईरान की कमाई बढ़ी, लेकिन स्टील और लोहे का काम बंद होने के कारण उसे $7 अरब का नुकसान हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एंगल से देखें तो ईरान सब पर भारी पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी ईरान का अपना नुकसान कम नहीं लगता। ईरान की रणनीति से एक बात साफ है, ईरान ने बातचीत बंद नहीं की लेकिन हमला भी नहीं रोका। ईरान के भीतर एक और राय तेजी से जगह बना रही है कि परमाणु विकल्प का रास्ता चुन लिया जाए। वहां की संसद में एक बिल पेश किया गया कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी से ईरान अलग हो जाए। संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने ट्विटर पर लिखा कि इस ट्रीटी में बने रहने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरान की 2 यूनिवर्सिटी पर बम गिरा दिया। जवाब में ईरान ने कहा अगर अमेरिका ने माफी नहीं मांगी तो खाड़ी के देशों में अमेरिका की यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया जाएगा। तेहरान में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर और इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर बम गिरे हैं। सरकार का कहना है कि कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर हमला हुआ है। ईरान के स्टील प्लांट पर भी हमला हुआ, परमाणु ठिकानों पर भी। अमेरिका की मिसाइल से ईरान में जिम पर हमला हुआ, जिसमें आम नागरिक भी मारे गए हैं। ईरान में स्कूलों कॉलेजों पर हमला हुआ, अस्पतालों पर बम गिरे, रिहायशी इलाकों में इमारतों पर ऐसे बम गिराए जा रहे हैं जो एक ही बार में पूरी इमारत को ढहा देते हैं। सेना के टारगेट को खत्म करने के नाम पर पूरे के पूरे अपार्टमेंट जमींदोज किए जा रहे हैं। ईरान ने एक साथ इसराइल, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इराक और जॉर्डन पर हमला किया है। कुवैत में वाटर प्लांट पर हमला किया है। इस हमले में एक भारतीय की मौत भी हुई है। कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा नहीं मिल रहा। जिस प्लांट पर हमला हुआ बताया जाता है कि वहां से 40% पानी की सप्लाई होती है। जिस तरह खबरों में शांति है, लगता है नुकसान मामूली हुआ या किसी को पता नहीं। पिछले एक हफ्ते में कुवैत के एयरपोर्ट पर 2 बड़े हमले हुए। एक हमले में तेल के टैंकरों पर धमाके हुए और दूसरे हमले में रेडार को नुकसान पहुंचा। ईरान ने बहरीन और यूएई के एल्यूमिनियम प्लांट पर हमला किया। कहा इनका संबंध अमेरिकी सेना और एरोस्पेस सेक्टर से है। एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम ने अपने बयान में कहा है कि अल तवीला साइट को काफी नुकसान हुआ है। यह साइट अबू धाबी के खलीफा इकोनॉमिक जोन में है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर यूएई इस लड़ाई में कूदा तो ईरान दुबई और अबू धाबी को तबाह कर देगा। युद्ध ने यूएई के बाजारों से $120 अरब साफ कर दिया, ऐसे विश्लेषण छप रहे हैं। युद्ध के बाद से दुबई इंडेक्स 16% गिर चुका है। अबू धाबी इंडेक्स के मुकाबले दुगनी गिरावट है। यूएई में 18,400 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। ईरान बार बार कह रहा है इस युद्ध में यूएई सक्रिय रोल निभा रहा है, इसलिए उस पर हमला जारी रहेगा। एक महीने में यूएई ने 429 मिसाइलें और 1914 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। एक महीने के युद्ध में बहरीन की सेना ने 398 ड्रोन और 182 मिसाइलों का सामना किया है, लेकिन ईरान ने इसके बाद भी खाड़ी के देशों को खासा नुकसान तो पहुंचा दिया। ईरान की कितनी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गईं, इनमें कोई बहादुरी की बात नहीं। ईरान के जवाब के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है, इसे देखने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था पर इस असर को कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।